साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं 2023 के लिए, और ये हमारा दूसरा टेस्ट है। फुल टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। आज दूसरा टेस्ट है, पहला टेस्ट हो चुका है, आप जाके देख लीजिए। ये जीएस वर्ड का टेस्ट सीरीज़ है जो कि पेड टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन आप लोगों को फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। तो आज दूसरा टेस्ट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। और हमारा पहला प्रश्न है आज का, चक्रास्वामी का मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित था? तो चक्रास्वामी का जो मंदिर था वो थानेश्वर में था। थानेश्वर के पवित्र नगर को, जहाँ चक्रास्वामी का मंदिर था, जीतने के उद्देश्य से महमूद ने गजनी से प्रस्थान किया, ठीक है। और किंतु जब वह थानेश्वर पहुंचा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नगर निवासियों ने अपनी रक्षा के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। महमूद ने थानेश्वर को लूटा और चक्रास्वामी की मूर्ति को गजनी भेज दिया, जहां उसे एक सार्वजनिक चौक में फेंक दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने गजनी पर आक्रमण कर लूटा और जलाकर नष्ट कर दिया? गजनी पर आक्रमण किया और जलाकर नष्ट कर दिया, तो ये थे अलाउद्दीन हुसैन, ठीक है। गजनी और गौर के इन दोनों राजवंशों में कौटुंबिक प्रतिद्वंदता चलती रहती थी, ठीक है। 1155 ईस्वी में इन दोनों राजवंशों की प्रतिद्वंदता इतनी बढ़ गई थी कि गौर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया, उसे बुरी तरह लूटा और पूर्णतः जलाकर नष्ट कर दिया। 12वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनवी के वंश का नाश कर दिया था, ठीक है। तो अलाउद्दीन हुसैन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तुर्की आक्रमणों से रक्षा करने के लिए हाँसी की किलेबंदी निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो हाँसी की किलेबंदी किया गया पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा। हुआ यह था कि विग्रहराज तृतीय ने 1167 ईस्वी में पंजाब में गजनवी सुल्तान से हाँसी छीन लिया, और उसके उत्तराधिकारी पृथ्वीराज द्वितीय ने तुर्की आक्रमणों से रक्षा करने के लिए हाँसी की किलेबंदी की। महमूद गजनवी के उत्तराधिकारियों के समय में पंजाब के तुर्की राज्य का पतन होने लगा था। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, मुल्तान और सिंध 3 विदेशी राज्य था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी सही है। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, पिछला मेरा वीडियो जो है स्पीड में मैंने अपलोड किया है, मतलब वो जो वॉइस की स्पीड है वो ज़्यादा है, तेज है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वो स्पीड ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ये कहता हूँ अब नए नॉर्मल स्पीड में सारे वीडियो अपलोड करूँगा। आपको अगर लगता है कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप जो है यूट्यूब के माध्यम से स्पीड को बढ़ा सकते हैं, 1.2 में देख सकते हैं या 1.5 में देख सकते हैं, वो सुविधा यूट्यूब देता है। तो आप जो है बढ़ा या घटा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना है? तो किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना है? तो ये माना है जो है बुलजले हेग ने। किसने? बुलजले हेग। इस्लाम धर्म जो के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब थे। मोहम्मद साहब प्रायः मक्का के समीप हीरा नामक पहाड़ी पर गुफा में ध्यान लगाते थे। पैगंबर अपने ये अनुयायियों को मरने से पहले मृत्यु का आनंद लेने का उपदेश देते थे। बुलजले हेग ने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा है कथन कि मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात का वसूली बंद करवा दिया। बिल्कुल सही है। सदका भी एक प्रकार का ज़कात था जो कि किसी विशेष दिन या त्यौहार पर दिया जाने वाला दान था। ये भी सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है पूछा है? दोनों सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़कात स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान है। प्रत्येक मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति का 1/40वां भाग यानी 2.5% दान करना होगा। मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात की वसूली बंद करा दिया। जहांगीर ने आयात निर्यात पर ज़कात को समाप्त किया था। आयात निर्यात के संबंध में ज़कात वस्तुओं के मूल्य का 2% लिया जाता था। कुरान में सदका शब्द की परिभाषा है जो कुछ तुम स्वेच्छा से दे सकते हो, इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी? तो वो सिद्धांत था जो है हनबलपंथी।
हनबल पंथी क्या था कि राजा संग्राम ने कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की। नहीं सॉरी, इस्लामिक राज्य एक धर्म प्रधान राज्य है जिसमें कुरान ही राज्य का संविधान होता है। ठीक है। समयावधि में शरीयत की व्याख्या हेतु तो 4 विचारधाराओं मालिक पंथी, शफी पंथी, हनबल पंथी और हनीफा पंथी, ठीक है, 4 संप्रदायों यानी 4 विचारधाराओं का विकास हुआ। ये शरीयत की व्याख्या हेतु है। ठीक है। दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति हनीफी संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी। जब कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध फतवा जारी होगा। ये था हनबल पंथी में। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना राजा संग्राम ने की थी। किसने की थी? राजा संग्राम ने। कश्मीर के प्रसिद्ध शंकर वर्मन में कश्मीर राज्य की सीमाओं का अनेक देशों में विस्तार किया, परंतु वह उरस यानी आधुनिक हजारा किला के लोगों से युद्ध करता हुआ मारा गया। क्षेमेंद्र के समय में कश्मीर राज्य की संपूर्ण शक्ति उसकी राजा दिद्या के हाथों में थी एवं गद्दी पर अधिकार कर स्वयं शासिका बन बैठी और 1003 ईस्वी तक राज्य किया। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन सी सही है। कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना राजा संग्राम ने की है। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बाज बहादुर ने किस राज्य की सहायता से मालवा के मुगल सूबेदार पीर मोहम्मद पर आक्रमण किया, परंतु भागते समय उसकी यानी पीर मोहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई? तो वो थे खानादेश। ठीक है। क्या थे? खानदेश। बाज बहादुर ने खानदेश के सुल्तान की सहायता से मालवा के मुगल सूबेदार पर आक्रमण किया, परंतु भागते समय पीर मोहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। आदम खां एवं पीर मोहम्मद माहम आनगा का पुत्र था। आदम खां के नेतृत्व में 1561 में मालवा अभियान हुआ था, जो कि अकबर का पहला अभियान मालवा विजय 1562 था। ठीक है। बाज बहादुर मालवा का शासक था जिसकी राजधानी सारंगपुर थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया? तो ऐसे कौन सी विजय हुई अकबर की जिसमें उसने फतहनामा जारी किया? तो वो थी विजय चित्तौड़ की। चित्तौड़ की विजय 1568 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1568 ईस्वी में। ठीक है। इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया तथा चित्तौड़ की महामाता मंदिर से विशाल झाड़ फानूस भी आगरा लाया। फतहनामा मूलतः अबुल कासिम के मुनसात ए नमकीन नामक ग्रंथ से संग्रहित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द्वितीय पानीपत युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन था? तो इतिहासकार था आरिफ कंधारी। आरिफ कंधारी जो है, द्वितीय पानीपत युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी। कब? 5 नवंबर 1556 में। ठीक है, द्वितीय पानीपत युद्ध होता है, को अकबर एवं आदिल शाह यानी जो अफगान था उसके बीच हुआ। ठीक है। अकबर की तरफ से बैरम खां एवं आदिल शाह की तरफ से हेमू इस युद्ध के नेतृत्व करता थे। दूसरे पानीपत युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार जो है आरिफ कंधारी था। पानीपत युद्ध में हेमू तोपखाने का प्रयोग ना कर सका था। ठीक है। तो कई बार पूछता है जो है कि अकबर की तरफ से कौन था? तो बैरम खां था। और दिल शाह की तरफ से कौन था? तो वो हेमू था। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा सूची को मिलाना है। एक तरफ दिया गया है प्रतिनिधिमंडल, एक तरफ दिया गया है राज्य। ठीक है, प्रतिनिधिमंडल है, एक तरफ राज्य दिया गया है। तो फैजी जो है प्रतिनिधिमंडल, फैजी थे संबंधित खानदेश से। फिर इसके बाद ख्वाजा अमीनुद्दीन संबंधित थे अहमदनगर से। मीर मोहम्मद अमीन मसूदी संबंधित थे बीजापुर से। और मिर्ज़ा मसूद संबंधित थे गोलकुंडा से। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है।
1585 से 1599 ईस्वी तक अकबर ने उत्तर पश्चिम यानी लाहौर, काबुल एवं अटक में व्यतीत किया। 1591 में लाहौर के चारों दक्कनी राज्यों होते 4 कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडल दक्षिण भारत भेजा था। ठीक है। फैजी खानदेश, ख्वाजा अमीनुद्दीन अहमदनगर, पीर मोहम्मद अमीन मसूदी बीजापुर तथा मिर्जा मसूद को गोलकुंडा भेजा गया था। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके समय में इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था? तो ये था जो है इस्लाम शाह के समय जो है इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची को मिलाना है। एक तरफ सृजित विभाग या पद दिए गए हैं, एक तरफ सुल्तान दिया गया है। तो किस सुल्तान के समय कौन से विभाग या पद सृजित किए गए हैं? तो हमारा जो है दीवाने वकूफ़ जो है जलालुद्दीन खिलजी द्वारा सृजित किया गया था। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी द्वारा सृजित किया गया था। यह विभाग व्यय के कागजातों की देखभाल करता था। उसके बाद आता है दीवाने अर्ज का पद का सृजन बलबन ने किया था और अहमद अयाज, जिसकी उपाधि इमादुल मुल्क थी, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला दीवाने अर्ज था। तो दीवाने अर्ज संबंधित था बलबन से। ठीक है। नायम जिसे नायब ए मुमालिकत कहा जाता था, पद का सृजन सुल्तान बहराम शाह ने किया था। किसने किया था? सुल्तान बहराम शाह ने किया था। उसके बाद बसता है वकील ए सुल्तान। तो वकील ए सुल्तान की स्थापना किसके द्वारा हुई? अंतिम मुगल तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है। और जो कि सामान्य शासन व्यवस्था और सैनिक व्यवस्था हेतु उत्तरदायी था। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से किसके दरबार में राज कवि थे? तो ये कवि थे शाहजहां के समय। ठीक है। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के समय संस्कृत कवि थे। शाहजहां के काल में पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की रचना की। शाहजहां ने जगन्नाथ को गंगाधर की उपाधि दी थी। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह के ग्राम प्रशासन में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना है तो निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो ये उत्तरदायी थे मुकद्दम। ठीक है। ग्राम प्रशासन, ग्राम में मुकद्दम यानी मुखिया तथा पटवारी थे। मुकद्दम कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु उत्तरदायी था। पटवारी कृषकों की भूमि एवं उपज का ब्यौरा रखता था। ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ सुल्तान है, एक तरफ वजीर दिया गया है। ठीक है। दिल्ली के सुल्तान एवं उनके प्रमुख वजीर को सुमेलित करना है। ठीक है। तो इल्तुतमिश जो सुल्तान था उसके वजीर का नाम था निज़ामुद्दीन जुनैदी। क्या नाम था? निज़ामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर था, जिसे इल्तुतमिश ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी। ठीक है। खुसरो मलिक का वजीर था आइन उल मुल्क मुल्तानी। ठीक है। खुसरो मलिक खिलजी शासकों का अंतिम वजीर था, जिसने नायब का पद ग्रहण किया और बाद में सुल्तान बन बैठा। आइन उल मुल्क मुल्तानी खुसरो मलिक का वजीर था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का वजीर कौन था? खाने जहां मकबूल प्रथम। ख्वाजा खातिर जलालुद्दीन खिलजी के संपूर्ण शासनकाल में तथा अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक काल में वजीर रहा। उसके बाद बसता है जलालुद्दीन ख्वाजा खातिर। ठीक है। ख्वाजा खातिर जो है जलालुद्दीन खिलजी के संपूर्ण शासन काल में तथा अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक काल में वजीर रहा। फिरोज शाह तुगलक खाने जहां मकबूल प्रथम, फिरोज के तैलंग ब्राह्मण खाने जहां मकबूल प्रथम ने अपना वजीर बनाया था। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से सैन्य प्रणाली में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया। किसने जो है सैन्य प्रणाली में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया? तो यह प्रचलन किया था इस्लाम शाह ने। किसने? इस्लाम शाह ने।
शेर शाह के कनिष्ठ पुत्र इस्लाम शाह ने श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया। उसने घुड़सवारों को वैतनिक एवं पदीय दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया था। इसके सैनिकों की टुकड़ी में क्रमशः 50, 200, 250, 500 सैनिक होते थे। इसके पश्चात सेना का विभाजन 20,000, 10,000 और 5,000 में किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सिंध में झेलम नदी तट पर रोहतासगढ़ किला का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो सिंध में झेलम नदी तट पर रोहतासगढ़ किला का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? तो ये करवाया गया था शेरशाह के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा। रोहतास किले के नाम में 2 किले थे। ठीक है, एक पूर्व में सोन नदी के तट पर तथा दूसरा सिंध में झेलम नदी पर, जिसका निर्माण शेरशाह ने टोडरमल से करवाया था। शेरशाह ने अपने जीवन काल में सोन नदी तट पर स्थित सासाराम में मकबरा बनवाया, जिसे कनिंघम ने ताजमहल से श्रेष्ठ माना। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस काल को अमीरों का स्वर्णकाल कहा गया? तो ये कहा गया लोदी काल को। दिल्ली सल्तनत में अमीरों का स्वर्णकाल लोदी काल को कहा गया है, जबकि बलबन का काल उनका निम्न काल था। तुगलक काल विजारत का स्वर्णकाल कहलाता है। अफगान शासनकाल विजारत का निम्न काल था। साहूकारों का स्वर्णकाल मोहम्मद बिन तुगलक का काल कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है, जैसा मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की? तो वह था जेबुन्निसा। जेबुन्निसा जो है औरंगजेब की पुत्री थी, जो कि दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। मुगल हरम ने गुलबदन बेगम सबसे शिक्षित महिला थी। ठीक, हुमायूं की पत्नी बेगा बेगम ने दिल्ली में अपने पति के मकबरे के समीप एक स्कूल खोला था। हुमायूं भी साहित्यिक प्रेमी था, जिसने दिल्ली में दीन पनाह के पास एक पुस्तकालय शेर मंडल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल बादशाहों में पहला शासक कौन था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान कर प्रोत्साहित किया? ठीक है, तो वो शासक था जो है मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मुगल बादशाहों में मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला कहा जाता है, पहला मुगल शासक था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान कर प्रोत्साहित किया। इसने 1799 से 1748 ईस्वी तक उर्दू भाषा के विकास के लिए दक्षिण के कवि शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। वली दक्कनी को उर्दू पद्य साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। कालांतर में उर्दू को रेख्ता भी कहा गया। रेख्ता में गेशु दराज द्वारा लिखित पुस्तक मिरातुल आसरीन सर्वाधिक प्राचीन है। तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रामाणिक विवरण निम्नलिखित में से किस किताब से मिलता है? तो ये मिलता है जो है तबकात नासरी से। तबकात नासरी, जिसे मिन्हाज द्वारा लिखित तबकात नासरी में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रामाणिक विवरण मिलता है। किरान उस सादेन 1228 ईस्वी में रचित यह पुस्तक अमीर खुसरो की पहली मसनवी है, जो कैकुबाद के आदेशानुसार लिखी गई है। ताजुल मासिर हसन निज़ामी द्वारा फारसी में लिखी गई पुस्तक दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। किताबुल हिंद की रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें जो जो फैक्ट बताते जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइएगा, उसमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अवध में पीड़थू यानी वर्तु का विद्रोह निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो ये विद्रोह हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, अवध में पीड़थू या वर्तु का विद्रोह इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। कहा गया है कि अवध में पीड़थू या वर्तु के विद्रोह को दबाने के लिए 1,20,000 मुसलमानों का रक्त बहाया गया। इल्तुतमिश के अंतिम समय में दिल्ली के इस्माइली शिलाओं ने उसकी धार्मिक नीति से असंतुष्ट होकर उसका दिल्ली की मस्जिद में कत्ल करने का प्रयत्न किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर को समर्पित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जिससे शेर शाह के विषय में जानकारी मिलती है? तो वो है तोहफा ए अकबर शाही। कौन सी? तोहफा ए अकबर शाही।
तोहफा ए अकबर शाही अकबर को समर्पित इस पुस्तक को अब्बास खां शेरवानी ने अकबर के निर्देश पर लिखा था। इस पुस्तक में शेर शाह के विषय में जानकारी मिलती है। तारीख शाही बहलोल जो है, अब अलग तारीख शाही के बारे में जो जान लीजिए। तारीख शाही बहलोल लोदी के काल में प्रारंभ होकर एवं हेमू की मृत्यु के समय समाप्त होने वाली यह पुस्तक अहमद यादगार द्वारा रचित है। अब नफाइस उल मासिर के बारे में जान लीजिए। नफाइस उल मासिर मीर अलाउद्दौला कज़ावनी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और बाक़ियात ए मुस्ताकी जो है, लोदी सूर काल के विषय में जानकारी देने वाली यह कृति रिज़्क़ुल्लाह मुस्ताकी द्वारा रचित है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। अकबर को समर्पित है ये पुस्तक, जिससे शेर शाह के विषय में जानकारी मिलती है, ठीक है। तोहफा ए अकबर शाही, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। एक तरफ पुस्तक दी गई है, एक तरफ लेखक दिए गए हैं। कौन सी पुस्तक के लेखक कौन है? कुटनी मतम के लेखक कौन है? तो कुटनी मतम के लेखक जो है ये है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। कश्मीर के राजा के एक मंत्री दामोदर गुप्त ने कुटनी मतम तथा क्षेमेंद्र 990 से 1065 ने समय मातृका नामक पुस्तक लिखी, ठीक है। क्षेमेंद्र ने क्या लिखी? समय मातृका लिखी। तारीख यामनी किसने लिखी? तो अब्रू नस्र उत्बी ने लिखी। और शाहनामा लिखी फिरदौसी ने, ये तो जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोदी एवं मुगल युग में सरकार की संज्ञा दी गई? लोदी और मुगल युग में किसे सरकार की संज्ञा दी गई? तो वो संज्ञा दी गई थी सिख, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के स्थानीय प्रशासन में प्रांतों का विभाजन सिखों यानी जिलों में हुआ। सिखों क्या बोला गया? जिला बोला गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। सिखों क्या बोला गया? जिला बोला गया। सर्वप्रथम बलबन ने 1279 ईस्वी में सिख का निर्माण किया, ठीक है। इन्हीं सिखों को लोदी एवं मुगल युग में सरकार की संज्ञा दी गई। सिख का प्रमुख सिकदार होता था। सिख का विभाजन परगना में हुआ था, ठीक है। और पहले इतिहासकार हैं जिन्हें परगना शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। इनके अनुसार फिरोज तुगलक के काल में दोआब में 55 परगने थे, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा गठित मदिरा विभाग निम्नलिखित में से किसके अधीन था? तो मदिरा विभाग अधीन था वकील दर के अधीन। किसके? वकील दर के। वकील दर भारत के इतिहास में सल्तनत काल के राजदरबार से संबंधित पद था। यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। यह शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा गठित मदिरा विभाग वकील दर के अधीन था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया? तो पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो ये अनुवाद किया अलबरूनी ने। बहुत आसान क्वेश्चन है। अलबरूनी भारत में 10 वर्ष रहे और 1030 ईस्वी के आसपास किताब उल हिंद की रचना की। अलबरूनी दार्शनिक था, गणितज्ञ था, समाजशास्त्री भी था, चिकित्सक भी था और ज्योतिषविद था, ठीक है। इन्होंने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया। इन्होंने कपिल के सांख्य एवं ज्योतिष का अध्ययन किया। अलबरूनी गीता से बहुत अधिक प्रभावित भी था, ठीक है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अलबरूनी किस पुस्तक से अधिक प्रभावित था, तो वो गीता थी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? तो सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी जो है होता था आमिल। कौन होता था? आमिल होता था। आमिल सल्तनत काल में परगने का मुख्य अधिकारी होता था। मुशरिफ कौन होता था? तो मुशरिफ जो है लगान को निश्चित करने वाला होता था। इस काल में सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई ग्राम थी, जहां पर खुद या मुकद्दम या चौधरी यानी जमींदार नामक पैतृक अधिकारी नियुक्त होते थे। वे अपनी भूमि पर रियासती दर से लगान देते थे, जिन्हें किस्मत खूती कहा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर के तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है?
तो बाबर के तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन कहलाता है दीवान। क्या कहलाता है? दीवान कहलाता है। बाबर की तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन दीवान कहलाता है। वह एक बहुत अच्छा कवि था। ठीक है। बाबर ने एक नवीन बाबरी लिपि शैली का आविष्कार किया। इस लिपि में कुरान जो है लिखकर मक्का भेजा था। ठीक है। बाबर ने न्याय पर भी एक पुस्तक लिखी थी जिसे सभी ने श्रेष्ठ स्वीकार किया था। सारे तथ्य तुझो के बाबरी या बाबरनामा में वर्णित है जो मैं बता रहा हूँ। और बाबर पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहला शासक कौन था जिसने अपनी जो है आत्मकथा तुर्की में लिखा, तो वो था बाबर। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके पश्चात जो है बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो वो युद्ध था खानवा का युद्ध। ठीक है। खानवा वर्तमान भरतपुर का एक गांव है जो कि आगरा से 37 मील की दूरी पर है। खानवा के युद्ध में मलिक कासिम और मुनीम अतका तुगलुमा पद्धति के नेतृत्व करता थे। सर्वप्रथम इसी युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध कुल 20 घंटे तक चला था। ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि सल्तनत युग की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत युग के बारे के जो राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पूछ रहा है, पहला कथन है, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इस युग की वित्तीय नीति हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। यह भी सही है। मोहम्मद तुगलक की आज्ञा से राजस्व विभाग ने आय व्यय का विस्तृत लेखा तैयार करना आरंभ किया ताकि समस्त राज्य में एक समरूप राजस्व व्यवस्था स्थापित की जा सके। यह भी सही है। फिरोज तुगलक के ही काल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से विकसित हुई। यह भी सही है। तो हमारे चारों ऑप्शन सही है, मतलब ऑप्शन डी हो गया, उपयुक्त सभी। ठीक है। याद रखिएगा, ध्यान से प्रश्न पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया? तो ये बनाया था जो है सहारनपुर में। कहाँ बनाया था? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुमायूं ने शेख अब्दुल कद्दूस गंगोही का मकबरा बनाया था। एक बार हुमायूं ने इस संत की कुटी में उससे धार्मिक वार्ता भी की थी। मीना बाजार जो है, मीना बाजार नौकाओं पर बाजार लगाने की प्रणाली जिसने सर्वप्रथम हुमायूं ने प्रारंभ की थी। ठीक। मुगल दरबार में सर्वप्रथम कोर्निश एवं तस्लीम की शुरुआत हुमायूं ने ही की थी। उसने नए नवरोज की शुरुआत की, वह तुलादान भी मानता था। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया था? ठीक है। तो ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया? तो वो था जो है चंदेरी का युद्ध। ठीक है। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर के साथ मिलकर मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था। मेदिनी राय पराजित हुआ और राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। ठीक है। विजय के प्रतीक के रूप में उसने बाबर यानी राजपूतों के सिरों का एक स्तंभ निर्मित किया था। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था? तो धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किसने किया? तो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से साफ साफ कहा था कि मैं यह नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल। जो भी मैं राज्य के हित के लिए बेहतर समझूंगा वह नियम बनाऊंगा। उपर्युक्त कथन राजनीति के धर्म की पृथक्करण की पहली अभिव्यक्ति थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही खलीफा के नाम का सहारा लिया, ना ही इस्लामिक सिद्धांतों का सहारा लिया और ना ही शासन में उलेमा वर्ग से सलाह ली। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिक्कों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा? तो किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो वो था इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुतासिर से मान्यता प्राप्त की। सर्वप्रथम खलीफा के नाम से युक्त सिक्का चलाया, परंतु स्वयं कभी खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। इसके किसी भी उत्तराधिकारी ने खलीफा से मान अभिषेक प्राप्त नहीं किया। इन्होंने केवल सिक्कों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश ऐसा पहला सुल्तान था जिसने पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। ठीक है, फिर अगला है, इल्तुतमिश द्वारा जारी सोने का टंका वजन 175 ग्राम था और उस पर अरबी भाषा में लेख उत्कीर्ण है। दूसरा कथन हमारा गलत है, क्योंकि उसके सोने के नहीं बल्कि चांदी के सिक्के थे। इसने जो सोने का टंका जारी किया था, सोने का नहीं चांदी का टंका था। ठीक है, याद रखिएगा, चांदी थी वो। चांदी का टंके का वजन 175 ग्राम था और उस पर अरबी भाषा में लेख उत्कीर्ण था। ठीक है, इल्तुतमिश मंगोलों के आक्रमण से उस समय रक्षा की जब मध्य एशिया के बड़े बड़े राज्य उनके प्रहारों से चकनाचूर होकर धराशायी हो गया था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, इसमें केवल पहला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गोलकोंडा के सुल्तानों में पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी? तो वो था जो है इब्राहिम। इब्राहिम जो है गोलकोंडा के सुल्तानों में इब्राहिम पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी। वह दक्कनी राज्यों द्वारा विजयनगर के विरुद्ध गठित संयुक्त सैनिक मोर्चे में शामिल था। गोलकोंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहारों पर कायम हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान कहाँ घोषित या बिठा दिया गया था? तो वो था जो है लाहौर में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके अनुयायियों ने लाहौर में उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया, किंतु दिल्ली के नागरिकों ने उसका समर्थन नहीं किया क्योंकि वह दुर्बल तथा अयोग्य नवयुवक था। लाहौर के लोगों की सहायता से आराम शाह ने इल्तुतमिश के विरुद्ध कूच किया, जिसने दिल्ली में अपने को सुल्तान घोषित कर लिया था। ठीक है, किंतु इस युद्ध में आराम शाह पराजित हुआ और संभवतः मार डाला गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्यकाल में राय पिथौरा के नाम से विख्यात था? तो ऐसा कौन सा शासक था जो मध्यकाल में राय पिथौरा के नाम से विख्यात था? तो वो था जो है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय जो है राय पिथौरा के नाम से विख्यात था। उसने चंदेल राजा परमार्दी देव को हराकर महोबा पर अधिकार कर लिया, किंतु अपने पड़ोसियों से उसका संबंध अच्छा नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है? दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है कुली कुतुब शाह को। ठीक है, किसको माना जाता है? कुली कुतुब शाह को। क्यों? क्योंकि गोलकुंडा साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल था। अकबर का समकालीन सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह साहित्य एवं स्थापत्य कला में विशेष रुचि रखता था। कुली कुतुब शाह पहला व्यक्ति था जिसने काव्य में धर्मनिरपेक्ष विषयों पर लेखनी चलाई। उसने दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है उसे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है, दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता कुली कुतुब शाह था। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का शासक निम्नलिखित में से था? तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जो है चालुक्य वंश का कौन शासक था? तो चालुक्य वंश का शासक था मूलराज द्वितीय। ठीक है, पश्चिमी भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजवंश अनहिलवाड़ के चालुक्यों का था। उनका राज्य विदेशियों द्वारा शासित उत्तर पश्चिमी प्रांतों से मिला हुआ था। जयसिंह सिद्धार्थ राज के समय में इस वंश का अधिक उत्कर्ष हुआ। ठीक है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय मूलराज द्वितीय चालुक्य वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महमूद गवां के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है
कि महमूद गवां को ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई। बिल्कुल सही है, महमूद गवां को ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई। दूसरा है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता गोवा पर अधिकार प्राप्त करना था। तो दूसरा भी हमारा सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा वो कौन था? तो वो था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा। 1451 में बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी योद्धा होने के साथ साथ धर्म का रक्षक भी होता था। इनके ऊपर इस्लाम की रक्षा एवं प्रसार का दायित्व भी होता था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के फतेहपुर की भांति भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली? तो वो था जो है ताजुद्दौन फिरोज शाह। ताजुद्दौन फिरोज शाह ने अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली। ठीक है, गुलबर्गा युग के सुल्तानों में यह अंतिम था। यह बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था। इसका शासनकाल गुलबर्गा के संत गेशु दराज के साथ संघर्ष के कारण दूषित हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है, चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित सत्यपीर आंदोलन का केंद्र निम्नलिखित में से था। तो सत्यपीर आंदोलन का केंद्र क्या था? तो सत्यपीर आंदोलन का केंद्र था बंगाल। ठीक है, कहाँ था? बंगाल। चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सत्यपीर आंदोलन चलाया। ठीक है, अलाउद्दीन हुसैन शाह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। चैतन्य महाप्रभु उनके समकालीन थे। हुसैन शाह ने बंगाल की गद्दी पर बैठने के बाद हुसैन शाह वंश की शुरुआत की, जिसे लगभग 1493 से 1538 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने भारत में सर्वप्रथम तबलीग यानी क्रमबद्ध धर्म प्रचार का कार्य शुरू किया? तो तबलीग का कार्य शुरू किया था किसने? तो वो किया था नक्शबंदी ने। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम तबलीग यानी क्रमबद्ध धर्म प्रचार का कार्य नक्शबंदी सिलसिले के अहमद सिरहिंदी एवं मीर मासूम ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सरहिंदी एवं मीर मासूम ने किया था। भारत में नक्शबंदी शाखा का प्रचार काबुल से आए ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया। मुगल बादशाह बाबर एवं औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले के अनुयायी थे। बाबर उबैदुल्ली अहरार का तथा औरंगजेब शेख मासूम का शिष्य था। इस सिलसिले का संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो वो प्राप्त है मलिक याकूब को। किसे? मलिक याकूब को। क्यों? क्योंकि दीवाने रियासत बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। अलाउद्दीन ने इस नवीन पद यानी दीवाने रियासत का निर्माण किया, जिस पर पहली नियुक्ति मलिक याकूब की हुई। इसकी बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय मलिक याकूब को प्राप्त है। दीवाने रियासत का कार्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना और आर्थिक नियमों को लागू करवाना था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का अनुवाद टोडरमल द्वारा किया गया था? तो ऐसी कौन कौन सी पुस्तकें हैं जिसका अनुवाद टोडरमल द्वारा किया गया था? तो वो पुस्तकें हैं जो है भगवत पुराण और लीलावती। कौन कौन सी? भगवत पुराण और लीलावती। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवाद टोडरमल ने किया था। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया था। टोडरमल जो है खत्री जाति के थे और उनका वास्तविक नाम अल्ल टंडन था। राजा टोडरमल अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, फारसी कविता क्षेत्र में मुंबईयान शैली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? तो मुंबईयान जो है शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है बाबर को। किसे? बाबर को। मुगल काल में फारसी कविता के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ था। बादशाह बाबर ने फारसी कविता के क्षेत्र में मुंबईयान शैली को जन्म दिया। ठीक है। अकबर भी फारसी एवं हिंदी कविताओं की रचना करता था। जहांगीर, नूरजहां, औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निसा, औरंगजेब की बहन जहांआरा आदि शाही परिवार के लोग गज़ल, रुबाइयाँ एवं कविताएं लिखते थे। रुबाइयाँ और कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। मुंबईयान का जन्मदाता जो है बाबर को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तालीकोटा। कई बार पूछा गया है। तालीकोटा यानी राक्षसी तंगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य विरोधी महासंघ में निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत शामिल नहीं था? ठीक है, तो कौन सा सल्तनत शामिल नहीं था? तो वो था बरार। ठीक है, बरार जो है शामिल नहीं था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। कब? 1565 में। ठीक, याद रखिएगा। विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति से दक्षिण सल्तनतें इतनी आशंकित हो गई थी कि उसने पुराने मतभेदों को भुलाकर आपस में एक होने का निश्चय किया। विजयनगर विरोधी महासंघ ने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं हुआ। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि चंगेज खान ने मंगोल सेना को दशमलव पद्धति के आधार पर संगठित किया, जिसमें 100 सैनिकों का प्रमुख निम्नलिखित में से क्या कहलाता था? तो 100 सैनिकों का प्रमुख जो है कहलाता था युजबासी। क्या कहलाता था? युजबासी। ठीक है, इसकी सबसे छोटी इकाई 10 की थी। 100 सैनिकों के प्रमुख को युजबासी कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, युजबासी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सत्तारी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्तारी सिलसिले के बारे में पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो पहला है, इसका प्रभाव जौनपुर, बंगाल और दक्कन के क्षेत्रों में हुआ था। सही है, सत्तारी सिलसिले का प्रभाव जौनपुर में भी देखने को मिला, बंगाल और दक्कन के क्षेत्रों में देखने को मिला। दूसरा है, इस सिलसिले के सबसे प्रमुख संत दिल्ली निवासी हजरत मोहम्मद गौस है। दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इस सत्तारी सिलसिले के संबंध में दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत ग्वालियर निवासी हजरत मोहम्मद गौस थे, न कि दिल्ली निवासी। कहाँ? दिल्ली नहीं, ग्वालियर, ये याद रखेगा, ग्वालियर। ठीक, ये ग्वालियर निवासी थे। तीसरा है, हुमायूं और तानसेन इस सिलसिले के प्रमुख शिष्य थे। तीसरा सही है। इस सिलसिले की क्रियाएं मुख्यतः यौगिक क्रियाओं से ली गई थी। यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस भूमि को जब्त कर खालसा भूमि में बदल दिया था? तो खालसा भूमि में किसे बदल दिया गया था, किस भूमि को? तो वो थी जो है मिल्फ, वक्फ और इनाम, तीनों जो है, यानी उपयुक्त सभी तीनों सही है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व संबंधी नियमों में सुधार किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि, उसके बाद जो है वक्फ यानी धर्म की सेवा के आधार पर प्राप्त भूमि, और इनाम यानी पेंशन के रूप में प्राप्त भूमि को जब्त कर खालसा भूमि में बदल दिया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किनके शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की? तो किनके शासन में? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल में। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब नौरस की रचना की। यह बीजापुर का आदिल शाही शासक था। इसी के शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की थी। इसने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा
तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाता था। तो कौन सा ऐसा मकबरा था जो तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाता था? तो वो मकबरा था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी तथा एक वफादार बीवी का महबूब बाना पेशकश कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे से ही 1857 के विद्रोह के समय मिर्जा गालिब एवं बहादुर शाह को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस मकबरे में 5 मुगल बादशाह जहांदार शाह, फर्रुख किसियर, रफ़ी उज़्ज़त, रफ़ीउद्दौला एवं आलमगीर द्वितीय तथा दारा शिकोह तथा अन्य को दफनाया गया है। यहाँ इतनी कब्रें हैं कि हुमायूं का मकबरा तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने खुदा के साथ सीधे संपर्क का दावा किया था? तो ये थे जो है सत्तारी। ठीक है, सत्तारी सिलसिले के संस्थापक थे अब्दुल्लाह सत्तासी। कौन? अब्दुल्लाह सत्तारी थे। ठीक है, इस सिलसिले ने खुदा के साथ सीधे संपर्क का दावा किया था। सूफीवाद इस्लाम के रूढ़िवादी प्रथा के खिलाफ एक आध्यात्मिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य बिना किसी मध्यस्थ के मानव जाति को ईश्वर की प्राप्ति करवाना है। सत्तारी सिलसिले का प्रमुख जौनपुर, बंगाल और दक्कन के क्षेत्रों में था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित किला निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अकबर द्वारा निर्मित किला कौन सा नहीं है? तो अकबर द्वारा निर्मित किला नहीं है दिल्ली का किला। ठीक है, अकबर ने दिल्ली के किले का निर्माण नहीं करवाया। अकबर ने आगरा किला 1565 में, जौनपुर शाही पुल किला 1562 में, लाहौर किला 1565 में, अजमेर किला 1570 में, अटक किला 1581 में, इलाहाबाद किला 1583 का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिल्ली किला जो है अकबर ने नहीं करवाया था निर्माण। ठीक, आगे है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने अवधी भाषा को अपने साहित्य के लेखन का आधार बनाया? तो ये थे जो है मलिक मोहम्मद जैसी, नूर मोहम्मद और कुतुबनी, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में सूफियों ने अविस्मरणीय योगदान दिया। चिश्ती सूफी कुतुबन की मृगावती यानी 1503, मंजन की मधुमालिता एवं मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत 1540, कान्हावत अखरावट, आखिरी कलाम एवं 12 माशा तथा नूर मोहम्मद जैसे सूफियों ने अवधि को अपने साहित्य के लेखन का आधार बनाया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके अंतर्गत सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण किया जाता है? तो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वो किया जाता है तज़किरा के अंतर्गत। ठीक है, सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तज़किरा के अंतर्गत किया गया है। पहली सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी की सियार उल औलिया है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहादिस देहलवी की अखबार उल अखियार है। अब्दुल हक ने इस पुस्तक की रचना अकबर जहांगीर के काल में की थी। इसमें सूफी संतों की जीवनियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। पहला है बाबा फरीद। बाबा फरीद जो है अचोधन पंजाब में सही है। ठीक है, ये जो है सूफियों में नगरीकरण की प्रक्रिया को अपने ढंग से प्रोत्साहित किया था। इसने जो है अपने खानका जंगलों में बसाया। जैसे बाबा फरीद जो है अचोधन पंजाब में, निज़ामुद्दीन औलिया जो है गियासुर दिल्ली में, दूसरा भी सही है। फिर सोहरावर्दी शेख जलालुद्दीन मनेर पटना में नहीं, बल्कि ये जो है बंगाल में देवतल्ला में अपनी खानकाह स्थापित की। तो ये हो जाएगा बंगाल में। ठीक है, बंगाल में। और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर राजस्थान में, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महदवी आंदोलन के गतिविधियों का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो महदवी आंदोलन का जो है स्थान था अहमदाबाद। कहाँ था? अहमदाबाद। महदवी आंदोलन मुस्लिम मसीहा को महदी की संज्ञा दी जाती है। महदी लोगों की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। ये लोग अपने साथ शस्त्र रखते थे ताकि वे गैर शरीयत
गतिविधियों को रोक सके। महदी पंथ के प्रवर्तन जौनपुर के सैयद मोहम्मद ने दावा किया कि वह महदवी या युग का रिता है। ठीक है, उसकी गतिविधियों का केंद्र अहमदाबाद था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनकी प्रेरणा से सूरदास ने श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनवाया? तो ये थे जो है वल्लभाचार्य। ठीक है, जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था और उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई। ठीक है, सूरदास ने सूरसागर की रचना की। सूरदास का संबंध वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा से था। वल्लभाचार्य ने ही सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। वल्लभाचार्य की प्रेरणा से सूरदास ने श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया था। तो ऑप्शन हमारा ऐसा ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंध पर अरबों की जीत के क्रम में मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय निम्नलिखित में से थी? तो ये थी जो है मुल्तान। ठीक है, सिंध पर अरबों के आक्रमण का स्रोत चचनामा है। ठीक है, याद रखिएगा, चचनामा में लिखा गया है, चचनामा। ठीक है, जिसे किसी अज्ञात लेखक ने अरबी में लिखा है। भारत में इसकी कुकी ने फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, कुकी जो था उसने इसका अनुवाद जो है फारसी में किया, जो कि अरबी में लिखा था। ठीक है, और 711 से 12 में मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान मार्ग पर भारत पर आक्रमण किया। मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी, जहां उसे इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर यानी स्वर्ण नगर रखा गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एकमात्र मुगल महिला सूफी निम्नलिखित में से कौन थी? तो मुगल महिला भी थी और सूफी भी थी, तो कौन थी? तो वो थी जहां आरा। ठीक है, जहां आरा ने चिश्ती संतों के सम्मान में यूनिस अल अरवाह की रचना की। इसने साहिबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत लिखा। जहां आरा बेगम एकमात्र मुगल महिला सूफी थी। जहां आरा फारसी के पद और गद्य की अच्छी ज्ञाता थी। जहां आरा पादशाह बेगम या बेगम शाह के नाम से प्रसिद्ध रही। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ऐसा ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कादिरिया सिलसिले के संत शाह दौला दरियाई निम्नलिखित में से किस राज परिवार से संबंधित थे? तो किस राज परिवार से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे हमारे जो है गुजरात के राज परिवार से। ठीक है, सूफी सैयद जहांगीर जो थे वो जिन्हें सिमनानी कहा गया एवं अबुल फजल ने कुल 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया। ठीक है, महत्वपूर्ण यह है कि 14 सूफी सिलसिलों में से किसी भी सिलसिले का जन्म भारत में नहीं हुआ। कदरिया सिलसिले के संत सादुल्ला गुजरात के एक राज परिवार से संबंधित थे। भारत में कादरिया सिलसिले का प्रवर्तक मोहम्मद गौस को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख गजनवियों के इतिहास में मिलता है। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है अबुल फजल बैहाकी के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल बैहाकी के द्वारा। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार जो कि अबू नस्र उद्बी हैं, ख्वाजा अहमद हैं, अबुल फजल हैं, बैहाकी हैं, फिरदौसी हैं, अलबरूनी हैं। ठीक है, ये सारे हैं। अबुल फजल बैहाकी तारीख शुद्दुद्दीन का लेखक था, जिसे लेनपोल ने पूर्व का पेप्स कहा है। सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख अबुल फजल बैहाकी द्वारा लिखित गजनवियों का इतिहास में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि घाघरा का युद्ध बाबर और निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ? तो घाघरा का युद्ध जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, किसके बीच हुआ? सभी के द्वारा, शेरशाह सूरी, नुसरत शाह और महमूद लोदी के बीच। ठीक है, शेरशाह सूरी, नुसरत शाह जो कि बंगाल का शासक था, एवं महमूद लोदी ने बाबर के विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया था। इस समय अफगानों का नेता सुल्तान सिकंदर लोदी का दूसरा पुत्र महमूद लोदी था, जिसे अफगानों ने अपना सुल्तान तथा राणा सांगा ने दिल्ली का शासक स्वीकार किया था। यह संघ बाबर के खिलाफ पराजित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। तीनों सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसके उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में उपलब्ध हैं? तो किसके उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में उपलब्ध हैं? तो ये उपलब्ध हैं सभी के, रामानंद, नामदेव और बरीद, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। गुरु नानक एवं उनके 4 उत्तराधिकारियों तथा जयदेव, बाबा फरीद, कबीर, रामानंद, मीराबाई, नामदेव, रैदास, धन्ना एवं शयन की वाणी को आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। रामानंद के उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित हैं। ये पहले ऐसे संत हैं जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया। वास्तव में मध्य युग का धार्मिक आंदोलन रामानंद से ही प्रारंभ होता है। इसके 12 शिष्यों में से 6 ब्राह्मण, 4 निम्न जाति के और 2 स्त्रियां थीं। ये पहले भक्ति सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिसमें पद्मावती एवं सुरसीर थी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन निम्नलिखित में से किसके दरबार में प्रारंभ किया? तो ये था जो है मोहम्मद खां के दरबार में। ठीक है। बलबन के ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद खां योग्य सैनिक तथा कुशल शासक था। साहित्य में उसकी रुचि विशेष थी। ठीक है। भारत के 2 महानतम फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन मोहम्मद खां के दरबार में प्रारंभ किया। मोहम्मद खां ने उस युग के महानतम फारसी कवि शेख शादी को भी अपने दरबार में आमंत्रित किया, किंतु वृद्धावस्था के कारण सम्मान को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की थी। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, स्थापत्य कला की सरकी शैली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? तो स्थापत्य कला की सरकी शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है इब्राहिम शाह को। किसे? इब्राहिम शाह। फिरोज शाह तुगलक जब बंगाल के दूसरे अभियान से लौट रहे थे, तभी 1359 से 60 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर अपने भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना की। ठीक। उसके अलावा जो है मलिक सरवर ने अपने पुत्र मलिक मुबारक को मलिक कुसर्क कहकर सम्मानित किया। सर्क उपाधि के कारण उसका वंश सर्की वंश कहलाया। ठीक है। तो स्थापत्य कला की सरकी शैली का जन्मदाता इब्राहिम शाह था। इसी समय जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण पूर्ण हुआ। इसी ने जामा मस्जिद के मध्य एक धूप घड़ी भी लगवाया था। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाबर ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध की संज्ञा दी? तो किस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी गई? तो वो युद्ध था जो है खानवा का युद्ध, चंदेरी तथा घाघरा युद्ध। ठीक है। कौन सा? खानवा का युद्ध, चंदेरी युद्ध नहीं, चंदेरी तथा खानवा का युद्ध। ठीक है। खानवा तथा चंदेरी का युद्ध को जो है जिहाद की संज्ञा दी गई। किसको? खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 को। कब हुआ? 16 मार्च 1527 को। ठीक है। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी। सर्वप्रथम इसी युद्ध के विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने शमशाबाद के बदले मेदिनी राय से चंदेरी मांगा, जिसे राय ने अस्वीकार कर दिया। चंदेरी युद्ध को भी बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलंदशहर की जागीर प्रदान कर सेनापति नियुक्त की निम्नलिखित में से किसने किया? तो कैकूबाद ने यह नियुक्त किया था। कैकूबाद ने निजामुद्दीन की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन फिरोज नामक एक खिलजी अमीर को बुलंदशहर की जागीर प्रदान की और अपने सेना का सेनापति नियुक्त किया। ठीक। जलालुद्दीन फिरोज की नियुक्ति के कारण दरबारियों में फूट पड़ गई, क्योंकि तुर्की अमीर खिलजियों को गैर तुर्क समझते थे। जलालुद्दीन फिरोज ने कैकूबाद का वध करवा दिया। ठीक है। और स्वयं नए सुल्तान शमसुद्दीन का संरक्षक बन गया। अंततः जलालुद्दीन फिरोज ने क्यूमर्स का भी वध करवा दिया और स्वयं मार्च 1290 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चप्पू काव्य वर दाम्बिका परिणय का आलेखन किया? चंपू काव्य जो है, आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे या हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें आपको आएगा कि चंपू काव्य है क्या। ठीक है।
तो पूछा गया है किसने चंपू काव्य जो है वरदाम्बिका परिणय का आलेखन किया। तो वो था जो है तिरुमलाम्बा जो है अच्युत देव राय की समकालीन तिरुमलाम्बा संस्कृत की बहुत बड़ी कवित्री थी। तिरुमलाम्बा जो है ने चंपू काव्य वरदाम्बिका परिणय का आलेखन किया। कंपन की पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजय की रचना की। प्राण देव राय ने होत्रम नामक महिला को राज प्रसाद का रीडर बनाया था। निकोल कोंटी के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी सही हो जाएगा, तिरुलाम्बा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि निम्नलिखित में से किसने प्रदान की? तो वो प्रदान की थी कैकुबाद ने। किसने? कैकुबाद ने प्रदान की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी योग्यता के आधार पर दिल्ली सल्तनत में शाही अंगरक्षक के प्रमुख के पद पर पहुंच गया। ठीक है, उसने तब शमाना का गवर्नर नियुक्त किया गया, जहां उसे मंगोलों के खिलाफ की लड़ाइयां सफलतापूर्वक लड़ी। कैकुबाद ने उन्हें शाइस्ता खां की उपाधि दी और उन्हें अरीज मुमालिक के रूप में नियुक्त किया। खिलजी वंश के संस्थापक होने के नाते जलालुद्दीन खिलजी के शासन ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कश्मीर की पहाड़ियों में स्थित कीरतपुर साहिब की स्थापना निम्नलिखित में से सिखों के किस गुरु ने की थी? तो किसने की थी? गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, कीरतपुर साहब की स्थापना छठे सिख गुरु हरगोविंद ने की थी। कीरतपुर कहलूर राज्य के हिंदू राजा के राज्य का अंग था। 1645 ईस्वी में कीरतपुर में ही गुरु हरगोविंद की मृत्यु हुई थी। जहांगीर ने इसे ग्वालियर दुर्ग में 2 वर्ष तक कैद रखा था। गुरु हरगोविंद ने सिख भक्तों को सैनिक संत बना दिया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप ने मृत्यु पूर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी नई राजधानी बनाई थी? तो मृत्यु पूर्व जो है किस स्थान पर अपनी नई राजधानी बनाई? तो वो राजधानी थी जो है चावंड। ठीक है, महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि महाराणा प्रताप किस वंश के थे, तो सिसोदिया वंश के थे। ठीक है, इनका राज्याभिषेक 3 मार्च 1572 ईस्वी को गोगुंडा में हुई थी। ठीक है, राज्याभिषेक के 1 वर्ष पश्चात विधि सम्मत रूप में कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक समारोह हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप का पूर्वगामी शासक के नाम से लोकप्रिय मारवाड़ नरेश राव चंद्रसेन भी उपस्थित था। मारवाड़ की राजधानी कुंभलगढ़ थी, परंतु मृत्यु से पूर्व महाराणा प्रताप ने चावंड को नई राजधानी बनाया। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मुगल पद तुमान यानी तुमान को 10,000 सैनिक का उल्लेख किया है? ठीक है, तो कौन सी पुस्तक है? तो वो पुस्तक है किरान उस सादेन 1289 ईस्वी में रचित अमीर खुसरो की पुस्तक किरान उस सादेन मसनवी है, जो कि कैकुबाद के आदेशानुसार लिखी गई। इसी पुस्तक में बुगरा खां द्वारा कैकुबाद को बताए गए सल्तनत योगीन विभिन्न सैनिक पदों सरखेल, मलिक, खान आदि के साथ अमीर खुसरो ने मुगल पद तुमान यानी 10,000 सैनिक का उल्लेख किया है। सेना को दशमलव पद्धति का गठित करने का पहला पूर्णतः प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किया, परंतु उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मसाहत। क्या कहलाता है? मसाहत। पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था। इसमें प्रति इकाई विश्व को आधार बनाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने मसाहत पद्धति को अपनाया था। गियासुद्दीन तुगलक ने नस्क या हुक्म ए हासिल और बटाई को पुनः शुरू किया था। मुक्ताई लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारा टी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताबें नौरस लिखा? तो किसने लिखा था? तो वो थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने जिसने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताबें नौरस लिखा। इसने अबला बाबा गरीबों का दोस्त था, ठीक है, इसे अबला बाबा जो कहा जाता है वो गरीबों का दोस्त था। अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहा गया, ठीक है। इसने पंढरपुर यानी महाराष्ट्र को अनुदान दिया था, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ठीक है, ऑप्शन सी सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सर्वप्रथम फारसी विद्या का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में था। तो फारसी का जो है, फारसी विद्या का प्रमुख केंद्र क्या रहा है भारत में? तो वो था जो है लाहौर, ठीक है। महमूद गजनवी के पुत्र मसूद ने पहला मदरसा लाहौर में स्थापित किया था, जो कि 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। सर्वप्रथम भारत में लाहौर ही फारसी विद्या का प्रमुख केंद्र बना। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों में से निम्नलिखित में किन्हें मकबरों का पितामह कहा जाता है? तो मकबरों का पितामह किन्हें कहा जाता है? तो वो कहा जाता है इल्तुतमिश को, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा दिल्ली के किशनगढ़ में बनवाया था, जिसे सुल्तानगढ़ी कहा जाता है, ठीक है। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव महोदय के अनुसार सुल्तानगढ़ी भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। इल्तुतमिश ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं दिल्ली में करवाया था। इल्तुतमिश को मकबरों का पितामह कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विजयनगर योगीन चित्रकला के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस मंदिर से मिलता है? तो वो मिलता है लेपाक्षी मंदिर से। कहाँ से? लेपाक्षी मंदिर, ऑप्शन है। लेपाक्षी मंदिर से विजयनगर योगीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। यही कारण है कि विजयनगर की चित्रकला को लेपाक्षी कला भी कहा गया, ठीक है। अब्दुल रज़्ज़ाक ने विजयनगर से चित्रशालाएँ खरीदी थी, जो कि उसके महत्व को दर्शाता है। विजयनगर के सभी मंदिरों में विट्ठल स्वामी मंदिर सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम अलंकृत है, तो ऑप्शन हमारा ऐसा ही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नदिया यानी नवद्वीप में नवन्यास विद्यापीठ के प्रथम प्रतिष्ठापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रथम प्रतिष्ठापक थे वासुदेव सार्वभौम। कौन थे? वासुदेव सार्वभौम। वासुदेव सार्वभौम बंगाल के प्रसिद्ध न्यायिक तथा नवद्वीप में न्याय विद्यापीठ के प्रथम प्रतिष्ठापक थे, ठीक है। इन्होंने मिथिला जाकर वहाँ के प्रसिद्ध न्यायिक पक्षधर मिश्र से तत्वचिंतामणि का अध्ययन किया था। नदिया के विद्या केंद्र की 3 शाखाएं नवद्वीप, शांतिपुर और गोपालपारा में थी। नदिया के नव्य न्याय विशेष अध्ययन का मुख्य विषय था, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सिखों के उस गुरु का नाम चुनिए जिन्होंने पर्दा तथा सती प्रथा का विरोध किया था, ठीक है। तो किसने जो है पर्दा और सती प्रथा का विरोध किया था? तो वो थे जो है गुरु अमरदास। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे, जिन्होंने पर्दा प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया था। प्रारंभ में अमरदास जो है वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। इन्होंने आनंद पद की रचना की थी। इन्होंने नानक, अंगद एवं स्वयं के विचारों का संकलन किया, जिन्हें सम्मिलित रूप से गोविंदवाल पोथिया कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने सिखों के विवाह पद्धति को सरल किया, जिसे लवण कहा जाता था, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मालवा के शासक बाज बहादुर को निम्नलिखित में से किस राज्य ने संरक्षण प्रदान किया था? तो वो राज्य था मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह था। इस समय मेवाड़ की राजधानी अर्थात उदय सिंह के समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। उदय सिंह ने सार्वजनिक रूप से मुगलों को मलिन विदेशी कहा और मालवा के बाज बहादुर को संरक्षण दिया था, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन था? तो दरबारी इतिहासकार था उद्बी। कौन था? उद्बी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उद्बी था। उद्बी महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों को जिहाद समझता था, जिसका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार और कुफ्र का
मूलोच्छेदन करता था। ठीक है। उद्बी की प्रसिद्ध कृति तारीख यामनी है, जिसमें वह लिखता है, सुल्तान महमूद गजनवी ने पहले साजिस्तान पर आक्रमण करने का संकल्प किया था, किंतु बाद में उसने हिंद के विरुद्ध जिहाद यानी धर्म युद्ध करना ही अधिक समझा। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है, करमाथी संप्रदाय के शासक फतेह दाऊद का शासन केंद्र निम्नलिखित में से था। तो उसका शासन था मुल्तान। ठीक है। महमूद गजनवी का महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ, जहां पर करमाथी संप्रदाय का फतेह दाऊद शासन करता था। करमाथी लोग सिया संप्रदाय के अनुयायी थे और कट्टर सुन्नी उनसे घृणा करते थे। महमूद गजनवी ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पूछा जा सकता है फिर से। तो पूछा गया है, वातापी का प्रथम निर्माता किसे कहा गया है। तो वातापी का प्रथम निर्माता कीर्तिवर्मन प्रथम को कहा गया है। ठीक है। कीर्तिवर्मन प्रथम ने वनवासी के कदम्ब, कोंकण के मौर्य और वलवरी कार्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया। ठीक है। कीर्तिवर्मन प्रथम ने सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ आदि कई उपाधियों ग्रहण की तथा वैदिक यज्ञ किए। कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने महमूद गजनवी के मुल्तान के शासक दाऊद करमाथी की सहायता दी। ठीक है। तो वो थे आनंदपाल। ठीक है। आनंदपाल ने महमूद गजनवी के विरुद्ध मुल्तान के शासक दाऊद करमाथी की सहायता प्रदान की थी, जिससे महमूद गजनवी बहुत ही क्रुद्ध हो गया था। परिणाम स्वरूप आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच वहंद के सामने के मैदान में मुकाबला हुआ, परंतु भारतीय छत विछत होकर भाग खड़ी हुई। ठीक है। महमूद ने उनको खदेड़ा और कांगड़ा के पास नरकोट के किले को घेर लिया और भयंकर युद्ध के बाद नगर पर महमूद का अधिकार हो गया। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक है। तराइन का तृतीय युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था। तो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच। इल्तुतमिश सबसे मुख्य शत्रु गजनी का शासक यल्दौज था। ठीक है। इल्तुतमिश जब शासक बना तो यल्दौज ने दास से मुक्ति पत्र एवं दूरभाष भेजा। ठीक है। दूरभाष क्या है। दूरभाष होता है 2 शीर्षों वाला दंड जो राजस्व का प्रतीक था। इल्तुतमिश ने अभी उसका विरोध करना उचित न जानकर इसे स्वीकार कर लिया, परंतु आगे चलकर जनवरी 1216 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराकर अब इस अप्रत्यक्ष अधीनता से मुक्ति पाई। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में खान की उपाधि चलाई। तो दिल्ली सल्तनत में खान की उपाधि किसने चलाई। तो वो चलाई थी इल्तुतमिश ने। किसने। इल्तुतमिश ने। चालीसा के सदस्यों को मजबूत बनाने के लिए इल्तुतमिश ने खान की उपाधि चलाई। इल्तुतमिश ने तुर्क गुलामों यानी शमशीदास को लेकर एक विलक्षण दल चहलगामी या चालीसा का निर्माण किया। इनको चहलगानी या चालीसा के समूह की संज्ञा भरनी ने दी थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी का समकालीन पाल शासक निम्नलिखित में से था। तो महमूद गजनवी का समकालीन पाल शासक कौन था। तो वो था जो है महिपाल प्रथम। कौन था। महिपाल प्रथम। ठीक है। 11वीं शताब्दी के प्रथम चरण में बंगाल में महिपाल प्रथम ने राज किया, जो महमूद गजनवी का समकालीन था। जिस समय उत्तर पश्चिमी भारत में महमूद गजनवी हत्या और लूट का कांड रच रहा था, उसी समय बंगाल पर शक्तिशाली तमिल सम्राट राजेंद्र चोल का आक्रमण हुआ। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अपने राज्यारोहण के समय निम्नलिखित में से किसने एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। तो वो था जो है विक्रमादित्य छठवें। ठीक है।
सोमेश्वर प्रथम का छोटा पुत्र विक्रमादित्य चौथा जो है ने 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय एक संवत का प्रवर्तन किया, जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा गया। विक्रमादित्य छठवें के राज्यारोहण के बाद चोल चालुक्य संघर्ष कुल काल तक रुका रहा। उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। विल्हड़, जिसने विक्रमांक देव चरित लिखा है, उसका राजकवि था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किनकी मृत्यु के पश्चात ही उत्तर पश्चिमी भारत का शक्ति संपन्न तथा गौरवशाली हिंदुशाही राज्य का पतन हो गया? तो वो था जो है भीमपाल। ठीक है, त्रिलोचन पाल की हत्या के बाद उसका उत्तराधिकारी भीमपाल हुआ, जिसकी स्थिति एक साधारण सामंत की थी। 1026 ईस्वी में भीमपाल की स्वाभाविक मृत्यु के साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत का शक्ति संपन्न तथा गौरवशाली हिंदू राज्य का पतन भी गर्त के में विलीन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शाहू के काल में मराठा नौसेना का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? तो उसका प्रमुख था जो है कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे। ठीक है, पश्चिमी तट पर मुगलों के प्रसिद्ध सिद्दी थे। शिवाजी सिद्दियों के खिलाफ कभी सफल नहीं रहे। शाहू के काल में कान्होजी आंग्रे मराठा नौसेना के प्रमुख थे। उसी ने जो है 1715 ईस्वी में सिद्दियों को हराया था, लेकिन वह रायगढ़ को सिद्दियों से छुड़ा नहीं पाया। कोलाबा के अंगरिया पश्चिमी तट पर मराठा नौसेना के संरक्षक थे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सूची को मिलाना है। प्रश्न है, शिवाजी के शासनकाल के दुर्ग की घटनाओं को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दुर्ग है, एक तरफ सूचनाएं या घटनाएं दी गई हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है सतारा। ठीक है, सतारा औरंगजेब के लिए सिरदर्द बना रहा। ये जो है औरंगजेब के लिए सिरदर्द बना रहा। रायगढ़ जो था, तो रायगढ़ जो है शिवाजी के राज्याभिषेक का सजीव प्रतीक है। ठीक है, सज्जनगढ़, तो सज्जनगढ़ समर्थ गुरु रामदास के जीवन का संबंध है। ठीक है, और पुरंदर जो है मुरारबाजी की वीरता की गाथा गाता है। ठीक है, तो शिवाजी के शासनकाल का हर एक जो है दुर्ग किसी न किसी रोमांचक घटना से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो है कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए सही नहीं होगा, इसमें हमारा जो है सतारा हो जाएगा। औरंगजेब के लिए सिरदर्द एकत्री। ठीक है, रायगढ़ क्या था? शिवाजी के जो है राज्याभिषेक, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सज्जनगढ़ था समर्थ गुरु और पुरंदर था मुरारबाजी की वीरगाथा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके निर्देशन में मराठी शब्दकोश राजव्यवहार कोश का निर्माण हुआ? ठीक है, तो ये थे जो है रघुनाथ हनुमंते। किसके शासनकाल में? तो रघुनाथ हनुमंते जो थे उनके निर्देशन में मराठी शब्दकोश राजव्यवहार कोश का निर्माण हुआ। रामदास शिवाजी के नैतिक गुरु थे। शिवाजी का कर्तव्यनिष्ठ और विश्वसनीय पर राष्ट्रीय सचिव मुल्ला हैदर था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के दक्षिणी प्रांत के प्रतिनिधि कौन थे जिसके अंतर्गत कोंकण का क्षेत्र था? तो वो था जो है अन्नाजी दत्तो। ठीक है, मराठी जो है अभिलेखों में प्रांतों को शिवाजी का स्वराज कहा गया है। साम्राज्य का विभाजन 4 प्रांतों में हुआ था। दक्षिणी प्रांत कनारा तक विस्तृत था। कोंकण का क्षेत्र इसी प्रांत के अंतर्गत था। उसके अलावा इस प्रांत के प्रतिनिधि अन्नाजी दत्तो थे। उत्तरी प्रांत मोरोपंत, त्र्यंबकम, पिंगल, दक्षिणी और पूर्वी प्रांत दत्ताजी पंत। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा कहता है, कौन सा कथन सत्य पूछा है? पहला कथन कहता है बलबन के मंगोलों के प्रति नीति रखते एवं युद्ध की थी। पहला कथन हमारा गलत है, क्योंकि बलबन की नीति विद्रोहियों के प्रति जो है
रक्त एवं युद्ध की थी, वह मंगोलों के प्रति उसकी नीति शक्ति एवं कूटनीतिक थी पर आधारित थी। ठीक है, रक्त एवं युद्ध की नहीं थी बल्कि उसकी थी शक्ति एवं कूटनीति की। ठीक है, अगला है बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना वसाया यानी वसीयत घोषित किया था। दूसरा हमारा सही। तीसरा है बलबन को वसाया को अमीर खुसरो ने संकलित किया था। तीसरा गलत है। क्यों? क्योंकि बलबन के वसाया को बर्नी ने संकलित किया था। किसने? बर्नी ने, नहीं कि अमीर खुसरो, बर्नी। ठीक है, बर्नी ने संकलित किया था। ठीक है, वसाया संकलित करना फारस की परंपरा थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान क्रमशः पर विचार कीजिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण अभियान हुए उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो तेलंगाना, होयसल, देवगिरी, पांडेराज, निम्नलिखित में से सही उत्तर। तो क्रमशः कौन से हुए? क्रम से। ठीक है, तो वो हुए थे पहले नंबर पे जो है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान जो है नायब जो है यानी जिसे उप सुल्तान मालिक काफूर के नेतृत्व में हुआ, ख्वाजा हाजी उसका सहायक नियुक्त हुआ। इसका दक्षिण अभियान पहले देवगिरी होता है। ठीक है, पहले देवगिरी, फिर उसके बाद होता है तेलंगाना। ठीक है, फिर उसके बाद होता है होयसल, फिर उसके बाद होता है पांडेराज। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले देवगिरी, फिर तेलंगाना, फिर जो है होयसल, फिर उसके बाद जो है पांडेराज। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी असत्य है? एक जोड़ी असत्य है। तो पहला है छंद विचार। छंद विचार जो है चिंतामणि, सही है। ठीक है, 84 वैष्णवों की वार्ता, विठल दास, सही है। रास पंचाध्यायी, नंददास, ये भी सही है। ठीक है, और उसके बाद सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी अगर आपने पढ़ा होगा तो सिंहासन बत्तीसी किसने लिखी है? वो नरहरि चक्रवर्ती ने नहीं लिखी। नरहरि चक्रवर्ती ने जो है रुक्मणी मंगल और कविता सिंगार की रचना की है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी गलत है। ठीक है, मतलब सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान का इतिहास जानने हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी ग्रंथ है? तो राजस्थान का इतिहास जानने के लिए कौन सा उपयोगी ग्रंथ है? तो वो ग्रंथ है जो है फतवा ए आलमगीरी। हिंदू इतिहासकार ईश्वर दास नागर ने फारसी में फतुहात आलमगीरी की रचना की। इसने पुस्तक में औरंगजेब की विजयों को लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है, ईश्वर दास नागर गुजरात के पाटन नगर का निवासी था। यह पुस्तक राजस्थान का इतिहास जानने हेतु एक उपयोगी ग्रंथ है। ईश्वर दास एक असैनिक अधिकारी था। ईश्वर दास जयसिंह के औरंगजेब के अकल के ताले की चाबी कहता था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में साहित्य में विशेषज्ञ को कौन सी विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान की गई थी? तो कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये थी जो है हमारी काबिल। कौन थी? काबिल। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मदरसे में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, वहीं मकतब प्राथमिक विद्यालय होते थे। छात्रों को विश्वविद्यालय उपाधियां भी प्रदान करते थे, जैसे तर्कशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के विद्वान को फाजिल, धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ को आलिम तथा साहित्य के विशेषज्ञ को काबिल की उपाधि दी जाती थी। शिक्षा पूर्ण होने पर दस्तारबंदी यानी पगड़ी बांधना समारोह होता था, जो कि हिंदुओं के समावर्तन संस्कार की भांति था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय शास्त्रीय संगीत के संबंध में 6 रागों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? तो 6 रागों का उल्लेख हुआ है रागमाला में। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के संबंध इन 6 रागों का उल्लेख पुंडरीक के रागमाला ग्रंथ में हुआ है। ठीक है, इस पुस्तक को ग्वालियर के शासक मानसिंह के संरक्षण में लिखा गया। ग्वालियर के राजा मानसिंह ने ध्रुपद गायकी को जन्म दिया, जिसे तानसेन ने एक नई ऊंचाई दी। जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की ने ख्याल गायकी को जन्म दिया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन है कि तुगलकाबाद एक प्रकार का किलाबंद शहर था जो कि आकार में आयताकार था। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के तीसरे शहर तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। यह एक प्रकार का किलाबंद शहर था जो कि चतुर्भुजीय था, न कि आयताकार। क्या था? चतुर्भुजीय। ठीक है, इसका पार्श्व जो है 2000 मीटर का था। इसका मकबरा पंचभुजीय है तथा कृत्रिम झील के मध्य पानी से घिरा हुआ है। इस मकबरे को शेरशाह के मकबरे का पुरोगामी कहा जाता है। तो दूसरा कथन हमारा सही है। ठीक है, तो मकबरे का ये पुरोगामी है। ठीक है, शेरशाह के मकबरे का पुरोगामी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, पूछा जा रहा है। पहला कथन हमारा कहता है, महमूद बेगड़ा ने चंपानेर के निकट मुस्तफ़ाबाद शहर बसाया और अपना मुख्य निवास बनाया। गलत है। क्यों? क्योंकि महमूद बेगड़ा गुजरात का छठा सुल्तान था। इसे गिरनार की पहाड़ी के नीचे मुस्तफ़ाबाद नामक शहर बताया। ठीक है, उसने वहाँ की कई बड़ी बड़ी इमारतें बनाने को कहा। इस प्रकार गुजरात की दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, तो पहला कथन हमारा गलत है। और महमूद ने चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक शहर बसाया था। ठीक है, मुस्तफ़ाबाद नहीं बल्कि कौन सा शहर? मोहम्मदाबाद नामक शहर बसाया था और इसने वहाँ कई सुंदर बाग लगवाए और अपना मुख्य निवास बनाया था। ठीक है, और दूसरा कथन है, महमूद बेगड़ा गिरनार की पहाड़ी के नीचे मोहम्मदाबाद नामक शहर बसाया। ठीक है, तो मोहम्मदाबाद नहीं बल्कि मुस्तफ़ाबाद। कौन सा? मुस्तफ़ाबाद। जो यहाँ लिखा है वो यहाँ होना चाहिए, दोनों जो है उल्टा लिखा है और इसे गुजरात की दूसरी राजधानी बताया। दूसरा भी हमारे कथन गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी असत्य है। एक जो है कथन जो है, एक ऑप्शन हमारा असत्य है। पहला है सिमाहा। सिमाहा जो है ऐसी जागीर जहाँ से राजस्व वसूली 1/4 होती थी, ये सही है। सिसमाहा जो है ऐसी जगह जहाँ से राजस्व वसूली 50% हो, ये भी सही है। मशादत जो है अग्रिम वेतन होता था। तसीदा जो है हमारा गलत है, क्योंकि मनसबदार के खातों का निपटारा तसीदा नहीं बल्कि मनसबदार के दावे के लिए नवीकृत प्रमाण पत्र होता था। मुहाविसा जो होता था वो मनसबदार के खातों का निपटारा करता था। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुहासिबा। क्या हो जाएगा? मुहासिबा। और जो तसीहा है वो क्या होता था? तसीहा जो है मनसबदार के दावों के लिए नवीनीकृत प्रमाण पत्र होता था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी जो है असत्य है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में सूची को सुमेलित करना है। लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी के सरदारों की उपाधियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सरदार है, एक तरफ उपाधि दी गई है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो अलमास बेग उल्लू खां की जो है उपाधि थी। ठीक है, उसके बाद नसरत जलसेरी जो है नसरत खान की, मलिक यूसुफ जो है जफ़र खां की और संजर जो है अलप खां की उपाधि थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अलमास बेग, उलूग खां, नसरत खां और मलिक यूसुफ जफ़र खां और संजर जो है अलप खां। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, मुगल काल में परगने का प्रधान अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था। तो परगने का प्रमुख अधिकारी होता था सिकदार। ठीक है, सिकदार परगने का प्रधान अधिकारी था। आमिल का मुख्य दायित्व तो भू राजस्व के रूप में 1 करोड़ दाम का वसूली करना था। ठीक है, अकबर ने आमिलों को किसानों के साथ पिता समान व्यवहार करने का आदेश दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा है कि कौन सा कथन सत्य पूछा है। पहला कथन है, अकबर ने अपने शासन के 40वें साल में मनसब जात को जोड़ा। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है
मनसब का आवंटन आनुवंशिक आधार पर न होकर योग्यता के आधार पर किया जाता था। अकबर ने अपने शासन के 40वें साल में सवार जोड़ा, ना कि मनसब जात जोड़ा। ठीक है, सवार जोड़ा। फिर उसके बाद लिखा है सवार मनसबदारी की शुरुआत से ही 1575 में चल रहा था, तो दूसरा भी गलत है, क्योंकि जात जो है मनसबदारी की शुरुआत से ही चल रहा था, ना कि सवार। ठीक है, तो जो जात लिखा है वहाँ सवार होना चाहिए, जो सवार लिखा है वहाँ जात होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, दोनों गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बैतुल उलूम की जिसकी स्थापना जैबुन निश्र द्वारा की गई थी एक प्रकार का था। तो बैतुल उलूम जो है क्या था? तो बैतुल उलूम था जो है पुस्तकालय। क्या था? पुस्तकालय। जैबुन निशा औरंगजेब की सबसे बड़ी पुत्री थी। वह एक कवित्री थी और मखफी उपनाम से अनेकों गीत फारसी में लिखा। उसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की। उसने गठित एवं नक्षत्र शास्त्र का अध्ययन किया था और शिकस्त यानी नस्लीक एवं नस्क शैलियों में निपुण थी। विद्रोही शहजादे अकबर की मदद करने के अपराध में औरंगजेब ने जैबुन निशा को दिल्ली के सलीमगढ़ की जेल में डाल दिया, जहां 1702 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा औरंगजेब ने काजियों के मार्गदर्शन हेतु किस भाषा में इस्लामिक कानूनों का संग्रह यानी फतवा ए आलमगीरी में करवाया? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, अरबी। औरंगजेब ने सरकारी नियम कानूनों को जवाबित ए आलमगीरी में संकलित करवाया। उसने काजियों के मार्गदर्शन हेतु अरबी भाषा में इस्लामिक कानूनों का संग्रह फतवा ए आलमगीरी में करवाया। फतवा ए आलमगीरी शेख निज़ाम की अध्यक्षता में 6 व्यक्तियों द्वारा संकलित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस जाट शासक ने आत्महत्या कर लिया था? तो ऐसा कौन सा जाट शासक था जिसने आत्महत्या कर लिया था? तो वह था चूड़ामन था। ठीक है, औरंगजेब के काल में मथुरा में जाटों का विद्रोह हुआ। जाट नेता चूड़ामन के विद्रोह का केंद्र थीम जो है थोड़ था। वह राजा राम के बाद जाट विद्रोह का नेता बना। चूड़ामन ने मथुरा के पास जाट राज्य भरतपुर की स्थापना की। जाट साम्राज्य संस्थापक चूड़ामन को ही माना जाता है। भरतपुर की राजधानी डींग थी। बदन सिंह ने 1725 में डींग के किले का निर्माण करवाया था। 1721 में चूड़ामन ने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रोशनाई नामक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा था हमारा जो है भागू से। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर औरंगजेब के समय अफगानों का विद्रोह हुआ। यूसुफ जाइयों का विद्रोह का नेता भागू था, जिसने 1667 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। रोशनाई नामक धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन इसी से जुड़ा था। उत्तर पश्चिम में अफरीदियों का भी विद्रोह 1672 ईस्वी में हुआ, जिसका नेतृत्व अकमल खान ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है अकबर के इबादत खाना जो कि सभी धर्मावलंबियों के लिए खुला था में किस धर्म के अनुयायियों ने धार्मिक चर्चाओं में कभी भाग नहीं ली? तो ये थे जो है बौद्ध। कौन थे? बौद्ध। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना जो कि सर्वधर्म संसद बनी थी द्वारा सभी धर्मावलंबियों के लिए 1578 ईस्वी में खोल दिए गए। परंतु महत्वपूर्ण यह है कि इन धार्मिक चर्चाओं में किसी बौद्ध भिक्षु ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा जैन गुरु को दी गई उपाधियों को सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ जैन गुरु दी गए हैं, एक तरफ उपाधि दी गई है। ठीक है, कौन से जैन गुरु को क्या उपाधि दी गई? ठीक है, तो इसमें भानुचंद्र को दी गई उपाध्याय की उपाधि। फिर उसके बाद विजय सेन सूरी को उपाधि दी गई काली सरस्वती की। नंदी विजय को दिया गया जो है खुशफहम यानी तीव्र बुद्धि की, और पुरंदर को युग प्रधान की उपाधि दी गई। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मुगल काल में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ था? तो जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र जो है मुगल काल में होता था सूरत।
कौन होता था? सूरत। ठीक है। मुगल काल में लाहौर, इस्लामाबाद, बंगाल, वजीराबाद, मछलीपट्टनम, मुगलतान, चटगांव, पुलिकट, गोवा, भड़ौच, मुजरिस आदि जहाज निर्माण के केंद्र थे। सूरत जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र था। शाही एवं गुंजावर शाहजहां द्वारा निर्मित जहाज थे। गजे सवाई औरंगजेब द्वारा निर्मित जहाज था, जिसे समुद्री डाकू कैप्टन हेनमरी बिजरमन उर्फ आवेरी ने पकड़ लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल काल के सबसे प्रसिद्ध किस बंदरगाह को बाबुल ए मक्का कहा जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो बाबुल ए मक्का जो है किस बंदरगाह को कहा जाता था? तो वो कहा जाता था जो है सूरत को। ठीक है, सूरत को। मुगल काल का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत बंदरगाह था, जिसे बाबुल ए मक्का कहा जाता था। बंदरगाहों का प्रमुख मुशद्दी यानी मुतसद्दी या शाह बंदर होता था। ठीक है, नाखुदाओं यानी जहाज प्रबंधकों बहुधा वे स्वयं भी बड़े व्यापारी एवं व्यापारियों के एजेंट होते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि औरंगजेब के तोपखाने का प्रमुख मुस्तफ़ा खां था। गलत है, क्योंकि उसके तोपखाने का प्रमुख जो है कन्नौज से ही भर्ती किए गए। तोपखाने का प्रमुख मीर आसित यानी दरोगा ये तोपखाना था, मीर आसित, नाम याद रखिएगा। अगला है, तोपाचियों की भर्ती औरंगजेब ने केवल गुजरात क्षेत्र से ही किया। तो दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने तोपची केवल कन्नौज से ही भर्ती की है, ना कि गुजरात से। तो दोनों हमारे गलत है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में सर्वप्रथम गुलाम नौकरशाही की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो गुलाम नौकरशाही की अवधारणा प्रस्तुत की अकबर ने। किसने? अकबर ने। ठीक है, मुगल प्रशासन में सर्वप्रथम गुलाम नौकरशाही की अवधारणा अकबर ने शुरू की। 1561 ईस्वी में उसने बंदा ए दरगाह की धारणा शुरू की और अपने एक गुलाम एतमाद खां को ऊंचा पद दिया। ठीक है, बंदा ए दरगाह का अर्थ था कि एक कुलीन को उसकी कानूनी स्थिति के बावजूद एक गुलाम ही समझा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कल्हड़कृत राजतरंगिणी का विस्तार कर उसमें जैनुल आबदीन के काल तक इतिहास जोड़ा? तो वह था जो है जोनराज। ठीक है, राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई। जैनुल आबादीन के प्रमुख हिंदू अधिकारियों जोनराज एवं उसका शिष्य श्रीवर इतिहासकार थे। इसी समय जोनराज के कल्हड़कृत राजतरंगिणी का विस्तार कर उसमें जैनुल आबादीन के काल तक इतिहास जोड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काकशाला विद्रोह जिसे टोडरमल एवं अजीज कोका ने दबा दिया था का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो वो है हमारा जो है बिहार एवं बंगाल से। ठीक है, बंगाल के सूबेदार मुनीम खां ने दाऊद खां को 1575 ईस्वी को तुकरोई युद्ध में पराजित किया। ठीक, अंत में राजमहल युद्ध जो कि 1576 में हुआ, दाऊद खां को बंगाल के सूबेदार हुसैन कुली खां ए जहां ने पराजित किया और मार डाला। यहीं पर बंगाल एवं बिहार काकशाल विद्रोह हुआ, जिसे टोडरमल एवं अजीज कोका ने दबा दिया। कूच बिहार में भी मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? पहला कथन है हमारा, अकबर ने मक्का एवं मदीना को विजिट करने हेतु तो उज़्बेकिस्तान के शासक अब्दुल्ला खां को उज़्बेक से समझौता किया। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है, अकबर ने बेगमों के नामों को सार्वजनिक करने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तो दूसरा भी हमारा सही है। ठीक है, अकबर एवं जहांगीर ही वह दो मुगल बादशाह थे जिनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था। गलत है। क्यों? क्योंकि जो है अकबर और औरंगजेब, ठीक है, ना कि जहांगीर। अकबर और
औरंगजेब, जहांगीर की जगह क्या हो जाएगा, औरंगजेब। ही दो ऐसे बादशाह थे जिनके जो है खिलाफ फतवा जारी हुआ था। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, पहला और दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है। ठीक है, पहला कथन है विजयनगर स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं में ऊंचे गोपुरम एवं प्रवेश द्वारों का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है। मंदिर परिसरों में कल्याण मंडपम है जिनके स्तंभों की नक्काशी की हुई मूर्तियां हैं, दूसरा भी सही है। इन स्तंभों पर सिंह की मूर्तियां सर्वाधिक पाई गई हैं, गलत है, क्योंकि जो है इन स्तंभों पर घोड़ों की मूर्तियां, ना कि सिंहों की, किसकी, घोड़ों की। ठीक है, घोड़ों की मूर्तियां जो है सर्वाधिक पाई गई हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, चोलों का एकमात्र अभिलेख निम्नलिखित में से कौन है जिसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है। तो चोलों का एकमात्र अभिलेख ऐसा है जिसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है, तो वो है जो है मणिमंगलम अभिलेख। ठीक है, राजाधिराज प्रथम का मणिमंगलम अभिलेख एकमात्र चोल अभिलेख है जिसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है। इसमें उसकी सिंहत्व विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ग्राम शासन था, इसमें सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था। तो इसमें सभा के सदस्यों को कहा जाता था पेरुमक्कल। क्या कहा जाता था, पेरुमक्कल। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ग्राम शासन थी। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं, उर सभा और नगरम का उल्लेख मिलता है। पेरुमक्कल सभा के सदस्यों को कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल कवित्री जो मखफी नाम से कविताएं लिखा करती थी निम्नलिखित में से कौन है। तो वो कौन थी, तो वो थी जहांआरा। अभी मैंने बताया था पीछे कि शाहजहां की जीवन सीमांतों में जहांआरा ज्येष्ठ थी। जहांआरा कवित्री थी जो मखफी नाम से कविताएं लिखती थी। जहांआरा एक सूफी महिला और कादिरिया सिलसिले के मियाँ मीर एवं मुल्ला शाह बख्शी की शिष्य थी। जहांआरा बेगम को निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे में दफनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंहासन प्राप्त हेतु शाहजहां के युगों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों में क्रम में सजाएं। ठीक है, तो इनका क्रम है जो है सिंहासन प्राप्ति में शाहजहां के पुत्रों में कुल 5 युद्ध हुए। ठीक है, तो 5 युद्ध में जो है बहादुरपुर का युद्ध जो है फरवरी 1658 में हुआ। तो बहादुरपुर का युद्ध जो है फरवरी में हुआ। ठीक, जो कि 1658 में है। फिर उसके बाद होता है धर्मत युद्ध। धर्मत का युद्ध होता है अप्रैल 1658 में। फिर उसके बाद होता है शामूगढ़ का युद्ध। शामूगढ़ का युद्ध होता है 8 जून को 1658 में। ठीक है, 8 जून को 1658 में। फिर उसके बाद होता है खजवा युद्ध। खजवा युद्ध होता है जनवरी 1659 में। जनवरी 1659 में। ठीक है, फिर उसके बाद अंत में होता है देवराई युद्ध। देवराई युद्ध होता है मार्च 1659। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, चाहे तो नोट कर लीजिएगा कहीं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दक्कन एवं गुजरात में पड़ने वाले भीषण अकाल का आंखों देखा विवरण निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने दिया है। तो वो विदेशी यात्री था पीटर मुंडी। कौन था, पीटर मुंडी। इटली के पीटर मुंडी ने शाहजहां के काल के चौथे एवं 5वें वर्ष यानी 1630 से 32 में दक्कन एवं गुजरात में पड़ने वाले भीषण अकाल का आंखों देखा विवरण दिया। वह ग्वालियर के दुर्ग एवं तथा इलाहाबाद में खुसरो के मकबरे का सजीव वर्णन देता है। वह बल्ख में नकली मुगल बादशाह वैशंधर का प्रकरण पर प्रकाश डालता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गोवा में पुर्तगालियों के दूत के रूप में कार्य किया। तो वो था
निकोलाओ मनुची। निकोलाओ मनुची 14 वर्ष की आयु में वेनिस से होते हुए भागकर एशिया माइनर एवं फारस होते हुए भारत आया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य के शासक को नीचा दिखाने के लिए अपनी नौकरानी के नेतृत्व में सेना भेजा था? तो वो था जालौर। ठीक है, आलाउर जालौर के शासक कान्हड़ देव को नीचा दिखाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी एक नौकरानी गुलो बीहपूत के नेतृत्व में सेना भेजा था। ठीक है, 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन कुर्ग ने कन्हड़ देव यानी कान्हा को पराजित कर जालौर जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम जलालाबाद रखा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था लागू किया? तो वो लागू किया था चित्तौड़ विजय के बाद। ठीक है, 1303 में चित्तौड़ विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था लागू किया था। ठीक है, इसका विस्तृत विवरण बरनी की तारीखें फिरोजशाही में मिलता है। अमीर खुसरो में खजाइन उन फतूह यानी तारीखें अलाई में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था की प्रशंसा की है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है हमारा जो है, हाजी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन के समय हुआ था। गलत है। क्यों? क्योंकि हाजी मौला का युद्ध इल्तुतमिश के जो है हाजी मौला का युद्ध जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, ना कि जलालुद्दीन के समय। और फिर दूसरा है, शीदी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, तो दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि सीदी मौला का विद्रोह जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था, तो ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा, और ये इधर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मंगोल आक्रमणकारियों में सर्वप्रथम किसने दिल्ली विजय की नीति अपनाई? तो वो थे जो है दवा खां। कौन? दवा खां। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल शासक दवा खां ने अफगानिस्तान को रौंदने के बाद रावी नदी तक अपने शासन का विस्तार किया। सर्वप्रथम दवा खां ने दिल्ली विजय की नीति अपनाई और अपने पुत्रों को भारत पर आक्रमण करने हेतु भेजा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हाजी मौला का विद्रोह अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो वह स्थान था जो है दिल्ली। ठीक है, अभी पीछे ही मैंने बताया, तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन हमारा कहता है, दिल्ली सल्तनत में डाक व्यवस्था को पूर्ण रूप से संगठित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। गलत है, अलाउद्दीन खिलजी को नहीं जाता है, बल्कि किसे जाता है? गियासुद्दीन तुगलक को जाता है। ठीक है, दूसरा है, भारत में डाक व्यवस्था का विस्तृत उल्लेख करने वाला इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी था, तो दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि उसका विस्तृत उल्लेख किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, इसने खलीफा की सत्ता को ठुकराकर प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो पहला कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, किंतु प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो सत्ता को ठुकराया नहीं बल्कि अपनाया। ठीक है, दूसरा है, तुर्क विद्रोहियों की सुरक्षा के लिए इसने सीरी को राजधानी बनाया और उसकी किलेबंदी की, तो दूसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में सीरी को राजधानी बनाया तथा उसकी किलेबंदी की। ठीक है, तो मंगोल आक्रमणकारियों से, ना कि तुर्क। ठीक है, तुर्क की जगह क्या हो जाएगा? मंगोल। ठीक, याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला कथन हमारा कहता है, खुसरो शाह का दिल्ली का सुल्तान बनना भारतीय मुसलमानों द्वारा सत्ता प्राप्ति का दूसरा प्रयास था। पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है, भारतीय मुसलमानों द्वारा सत्ता प्राप्ति का पहला प्रयास बालबन के समय रेहान द्वारा किया गया था, तो दूसरा हमारा गलत है। क्यों?
क्योंकि खुसरो शाह दिल्ली का सुल्तान बनना भारतीय मुसलमानों के लिए सत्ता प्राप्ति का दूसरा प्रयास था, जबकि पहला प्रयास नासिरुद्दीन महमूद के समय रेहान ने किया था, ना कि बलबन के समय। ठीक है, तो नासिरुद्दीन महमूद के समय याद रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, केवल पहला सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने राजनीति के रूप में वित्तीय मामलों को नियमित किया? तो वो था जो है हमारा, कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजनीति के रूप में वित्तीय मामलों को नियमित किया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शासिका रुद्रांब देवी जिसका उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने किया है, किस राज्य से संबंधित थी? तो वो राज्य था जो है, कौन सा? तो वो राज्य था हमारा तेलंगाना। ठीक है, मलिक काफूर के नेतृत्व में 1309 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण किया, जिसकी राजधानी वारंगल थी। यहाँ पर काकतीय वंश का शासन था। काकतीय वंश की शासिका गणपति की पुत्री रुदम्बा देवी हुई, जिसका उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शहंशाह ने मराठों को उमरा यानी मनसबदारी वर्ग में शामिल किया? तो वो था जहांगीर। ठीक है, मराठों को मुगलों के खिलाफ दक्कन का रक्षा कवच समझा जाता था। जहांगीर यह महसूस करने वाला पहला बादशाह था कि मराठे दक्कन में घटनाओं के केंद्र बिंदु है। सर्वप्रथम जहांगीर ने मराठों को उमरा यानी मनसबदारी वर्ग में शामिल किया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है, हफ्त अंजुमन निम्नलिखित में से किन पत्रों का संग्रह है? तो वो है जो जयसिंह ने दक्षिण से औरंगजेब को लिखा था। ठीक है, आमेर के राजा जयसिंह ने 1665 ईस्वी में औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बनाकर बीजापुर एवं शिवाजी के विरुद्ध भेजा। हफ्त अंजुमन उन पत्रों का संग्रह है जो कि जयसिंह ने दक्षिण से औरंगजेब को लिखा था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस युद्ध विजय के पश्चात मूल नाम फरीद ने शेरशाह की उपाधि धारण की? तो वो था जो है चौसा यानी बक्सर का युद्ध। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जून 1539 ईस्वी में हुमायूं को चौसा यानी बक्सर युद्ध में पराजित कर अपना राज्याभिषेक कराया और शेरशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो राजपूत राज्य कौन था? तो वो था गोंडवाना। ठीक है, अकबर की राजपूती नीति गाजर एवं छड़ी के सिद्धांत पर आधारित थी। इस प्रकार राजपूत अपनी रियासत में स्वतंत्र होंगे और उनका राज्य वतन जागीर के रूप में उन्हीं को आवंटित होगा। हालांकि इसका अपवाद गोंडवाना था। गोंडवाना एकमात्र राजपूत रियासत थी जिसे अकबर ने मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था। ठीक है, बिहारी मल यानी जिसे भारमल कहा गया पहला राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कर्नल टाड ने अकबर को राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता घोषित किया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि पद का गठन निम्नलिखित में से किस मराठा क्षत्रप के समय हुआ था? तो वो हुआ था राजा राम के समय। ठीक है, अभी पीछे बताया था मैंने, राजा राम के समय ही प्रतिनिधि पद का गठन हुआ। सैद्धांतिक रूप से प्रतिनिधि पद का पेशवा से बड़ा पद होता था। अब से अष्टप्रधान में 9 मंत्री हो गए थे। ठीक है, पूर्वी कर्नाटक में प्रथम प्रतिनिधि प्रहलाद निराजी था। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के किस अर्थ मंत्री ने सर्वप्रथम खालसा भूमि को जागीर भूमि से अलग किया? तो अकबर के किस अर्थ मंत्री ने खालसा भूमि को जागीर भूमि से अलग किया था? तो पीछे मैंने बताया था, तो वो था एतमाद खां। ठीक है, 1563 ईस्वी में बहलोल मलिक नामक हिजड़े को अकबर ने एतमाद खां की उपाधि देकर अपना अर्थ मंत्री बनाया। एतमाद खां इससे पहले इस्लाम शाह की सेवा में था। एतमाद खां ने सर्वप्रथम खालसा भूमि को जागीर भूमि से अलग किया। उसने साम्राज्य के भू राजस्व को नकदी में परिवर्तित कर दिया। ठीक है,
इस प्रकार उसके द्वारा किए गए सुधारों के फलस्वरूप अकबर को वित्तीय कठिनाइयों से मुक्ति मिल गई। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रचलित कोवाड जो कि नाप एवं तौल के प्रमुख पैमाना है का उल्लेख किसने किया था? तो उसका उल्लेख किया था मोरलैंड ने। किसने किया था? मोरलैंड ने। मुगल काल में नाप व तौल के प्रमुख पैमाने मन, खरवार, मासा थे। गोवा में कैंडी था। अरब व्यापारियों द्वारा प्रचलित बाहर तथा दक्षिण भारत में कोवाड नाप एवं तौल के प्रमुख पैमाने थे। कोवाड का उल्लेख मोरलैंड ने किया था, जिसका सूती एवं ऊनी वस्तुओं को नापने में प्रयोग होता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन है जिसका अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हुआ? तो वो था हमारा जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जियाउद्दीन बर्नी एकमात्र इतिहासकार है जिसका अंतिम समय में सामाजिक बहिष्कार हो गया था। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, दाहशाला व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया। पहला कथन सही है। दूसरा है, इस व्यवस्था में कर केवल नगद मुद्रा के रूप में देय होता था। दूसरा भी सही है। यह कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं थी क्योंकि राज्य की अपनी मांग में वृद्धि कर सकता था। तीसरा भी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, तो तीनों हमारे सही हैं। तो इस प्रकार ये हो गए आज के हमारे 150 प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। 150 प्रश्नों की अलग से श्रृंखला चल रही है, 35-35 प्रश्नों की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।